स्कोडा की काइलाक अगर आप लेने की सोच रहे हो तो मेरी इस वीडियो को जरा ध्यान से सुन लेना, कहीं आप ऐसा ना हो कि जर्मन के चक्कर में आप इतना बुरा फंस जाओ कि अपने कर्मों को रो बैठो। तो इस वीडियो में आपको स्कोडा काइलाक के 7 मेजर डिसएडवांटेजेस की बात करूंगा, और इनमें से जो लास्ट वाला है ना वो आपको भी नहीं पता, इवन बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं बोलता हूं पता भी है लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, भाई मेरी पूरी वीडियो देख लेना क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा काम का है, ठीक है। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, ज्यादा रिसर्च के साथ भी नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको पहला पॉइंट से जल्दी से इसकी शुरुआत कर देना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है ना वो है इसका माइलेज। देखो दोस्तों, यह कार अगर आप हाईवे की तरफ देख रहे हो ना, अगर आप इसको हाईवे पे ज्यादा चलाने वाले हो तो यह कार आराम से आपको बहुत ही ज्यादा आराम से 15 से लेके 20 तक का माइलेज आराम से दे सकते हैं बिटवीन। वो एक आपके ऊपर आप इसको कैसे चला, क्योंकि इसका 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन है इसका, ठीक है। अगर आप इसको सिटी में चलाओगे तो ये आपको सिंगल डिजिट में माइलेज देगी, इस बात को आप लिख के रख लो। और एक बात बता दूं दोस्तों, दुनिया में जो भी कार है ना, दुनिया से मेरा मतलब जो भारत में जो भी कार बन रही है, अगर वो सिटी में चल रही है तो वो सिंगल डिजिट में ही माइलेज देती है, इसको भी आप लिख के रख लो। तो आप इसको डिसएडवांटेजेस भी ट्रीट कर सकते हो और इसको नॉर्मल भी कंसीडर करके चल सकते हो, क्योंकि इसके सेगमेंट में या इसके कॉम्पिटिशन में जो अदर जो कार्स है ना वो आपको सिटी में थोड़ा सा ज्यादा माइलेज दे सकती है, कहो तो 10-11 का दे जाए तो चांसेस है भाई साहब ये कार ना आपको ज्यादा नहीं दे पाएगी, 9-10 तक ही दे पाएगी या इससे भी कम ही दे पाएगी, ठीक है। तो इसका सिटी में आपको माइलेज कम मिलेगा, हाईवे पर आपको ज्यादा मिलेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये आप सबको भी पता है कि जो जर्मन कार होती है ना, जैसे स्कोडा हो गया, VW हो गया, इनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है इनके एसी की। इनके एसी की इतनी शिकायतें आती हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। लोग ये बोलते हैं कि इनका एसी काम क्यों नहीं कर रहा है यार, भाई काम कर ही नहीं रहा है इसका ढंग से यार, सच बात। वही इसके आप कॉम्पिटिशन में देखोगे ना, मारुति का ऐसा एसी आता है आप बैठ नहीं सकते, सीरियसली बता रहा हूं। मैंने एक पुरानी ऑल्टो में बैठ गया एंड यू वुड नॉट बिलीव कि उसका एसी इतना अच्छा काम कर रहा था, मैं तो दंग रह गया देख के यार। वहीं मतलब अगर आप इनके एसी की बात करोगे ना तो इतने ज्यादा खास कूलिंग नहीं करते, ज्यादा गर्मी पड़ते ही इनके एसी ना हवा की तरह चलने लगते हैं। तो दूसरा इनका सबसे बड़ा जो कौन सा वो इनका एसी का है, इनके एसी एक एवरेज साइड पर है, एवरेज से थोड़ा ऊपर बोलो, अच्छी क्वालिटी के एसी इसमें नहीं है, आपको अच्छी कूलिंग इनमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा काम का है वो ये है कि आप इस कार को खरीद तो लोगे लेकिन दोस्तों इनकी ना रीसेल वैल्यू नहीं है यार। मतलब आप इनको अगर बेचने निकलोगे और अगर आप सोचो कि मैं इसको बेच के मारुति की तरह पैसे कमा लूं तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्यों? इन कार की रीसेल वैल्यू है ही नहीं। जो बंदा इसको लेगा वो लेने से पहले 1000 बार सोच लेगा, क्योंकि वो ये वाली जो कार होती है ना ये ऑलरेडी चली हुई होती है। अगर इनको कोई सेकंड हैंड लेता है ना तो दोस्तों इनकी वीर एंड टियर इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनका पूरा खर्चा सेकंड वाले ओनर को उठाना पड़ता है, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो इनकी रीसेल वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। चौथा पॉइंट जो बहुत ज्यादा काम का लेकिन साइकोलॉजी से भरा हुआ है, वो कैसे? अगर आप इस कार को देखोगे, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, अगर आप इस कार की तुलना क्रेटा से करो, ब्रीजा से करो और महिंद्रा की 3XO से कर लो, वैसे मैं इन दोनों को हटा के आप ब्रीजा से इसकी थोड़ी सी तुलना करके देखना, भाई ये कार ना थोड़ी सी आपको छोटी दिखेगी। सीरियसली बता रहा हूँ, आप इस कार को थोड़ा सा गौर से देखना, समझना, और गौर से भी नहीं देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये कार डायमेंशन में थोड़ी सी आपको छोटी दिखेगी। अदर्स कार जो है ना इसके कॉम्पिटिशन में वो आपको थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सी दिखेगी। ये आप सब लोगों को पता है। मैं काफी बार कार्स को मैं थोड़ा सा गो थ्रू करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो मैंने पाया कि नहीं यार ये थोड़ी सी विजिबल है, ये थोड़ी सी कार छोटी सी दिखती जरूर है। तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना, अगर आप देखोगे रोड प्रेजेंस ठीक ठाक है गड्डी की, लेकिन साइज में उतनी नहीं है जितनी ब्रीजा की आती है, ठीक है। तो ये भी एक इसका कह सकते हो कि इसका एक कॉन्स माना गया है। पांचवा पॉइंट जो और भी ज्यादा काम का है वो ये, जैसे कि मैंने आपको फोर्थ पॉइंट में बताया कि ये कार दिखने में छोटी है और वाकई में छोटी है, लेकिन दोस्तों पांचवें पॉइंट में ये इसकी जो रियर सीट है ना उसमें आपको स्पेस इतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियस ही बात है यार, जिस कार का डायमेंशन अगर छोटा है तो उस कार का जो रियर स्पेस है वो इतना ज्यादा कैसे मिल जाएगा। आप इसके कॉम्पिटिशन में अदर्स कार्स को भी देख लोगे ना, उनमें आपको ज्यादा मिल जाएगा और इसमें आपको कम मिलेगा। और इस पॉइंट पे मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, क्यों भाई छोटा है तो भाई छोटा है, ये उसमें आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है। छठवां और सातवां पॉइंट इतने ज्यादा काम के पॉइंट्स हैं, जो शुरुआत के बताए वो तो एक चलो नॉर्मल है, चलो आदमी जैसे तैसे करके झेल लेता है, लेकिन जो मैं 6 और 7 पॉइंट को बोलूंगा, 7 पॉइंट तो और भी ज्यादा महान है, लेकिन 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको ना किसी और इंजन का आपको इसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलता ना, आप तो इसके अंदर आपको डीजल मिलता है ना इसके अंदर आपको CNG मिलता है। चलो डीजल की बात समझ में आती है, डीजल के ऊपर तो वैसे ही सरकार का कहर ढाया हुआ है, डीजल को तो यूं समझ लो बस अंतिम चरणों में चल रही है। कब किस दिन मौका आ जाए कि डीजल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, कोई BS6 नहीं, कोई BS10 नहीं, कोई BS50 नहीं, सीधा डीजल बंद, झंझट ही खत्म, डीजल बंद झंझट खत्म, तो कभी भी मौका आ सकता है। तो चलो ये बात समझ में आती है कि कंपनी ने डीजल वेरिएंट लॉन्च नहीं किया, लेकिन दोस्तों अगर एक जर्मन कार को ना अपनी जो कॉम्पिटिशन है वो बनाए रखना है ना, विद स्टैंड करना है आपको मार्केट में,
तो उसको वो काम करना पड़ेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। जैसे जर्मन कार को ये लगता है कि भाई हम क्यों बनाएं सीएनजी, भाई हम जर्मन है और क्यों, लेकिन दोस्तों आप इंडियन मार्केट की बात कर रहे हो, यहाँ पर ना सारी की सारी चीजें प्राइस के हिसाब से चलती है। शेवरले क्यों छोड़ के चली गई, प्राइस सेंसिटिव वाला मैटर हो गया। तो कंपनी को ना इसके अंदर इसमें सीएनजी वाला ऑप्शन भी देना चाहिए। और एक मजे की बात हो, इसके अंदर कंपनी ने शुरुआत से टर्बो दिया है ना भाई, एक इसके अंदर एनए इंजन भी अगर दे दे तो मजा आ जाएगा। तो छठवें पॉइंट में मेरी कंपनी से यही आस्क है कि स्कोडा एंड VW अगर आपको इंडियन मार्केट में और अच्छी तरीके से टिके रहना, हालांकि कंपनी ने मतलब ये जो प्रोडक्ट है काइलैक है, इसने बहुत अच्छी सेल करी है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर इसके अंदर कंपनी 2 वेरिएंट और लॉन्च कर दे, एक तो इसको सीएनजी में लगा दे, पहली बात, दूसरा इसका एनए अगर वेरिएंट अगर लॉन्च कर देना, सीरियसली बता रहा हूं इसकी सेल डबल हो जाएगी। इस बात को आप लिख के रख लो कहीं भी। ये देखो आज के टाइम पे ना जो कस्टमर है उसको काफी ज्यादा चीजें पता है, उसको पता है टर्बो क्या होता है, उसको सुपर चार्जर भी पता है। सुपर चार्जर तो खैर चलो थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन पहले के बायर नहीं रहे कि भाई कुछ भी पकड़ा दो, कुछ भी हाँ ठीक है ले गए। अब आदमी ना रिसर्च करके पहुंचता है, तो उसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी तो जरूर पता है। टर्बो इंजन पेपी जरूर होता है, लेकिन टर्बो इंजन का माइलेज भी उसी हिसाब से घट भी जाता है। तो ऑन द कॉन्ट्रारी अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि भाई मेरे को एक एनए इंजन मिल जाए जिसमें मैं मतलब माइलेज भी ले सकूं, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम मिल जाए, माइलेज मेरे को ज्यादा रहे, यहाँ आका आदमी माइलेज का भूखा है, सच्ची बता रहा हूँ, मैं भी भूखा ही हूँ, लेकिन मैं भी उसको इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, लेकिन मैं इतना भूखा नहीं हूँ, मेरे को परफॉर्मेंस भी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे काफी बंदे जिनको माइलेज ही ज्यादा चाहिए, तो कंपनी अगर इसमें एनए इंजन और सीएनजी अगर लगा के दे देना, और हो सकता है आगे वाले टाइम पे इसका ईवी आ जाए। ईवी को तो मैं हटा रहा हूँ, ईवी को इस लिस्ट से हटा रहा हूँ। मेरी बात 2 आस्क है, सीएनजी लगा दो, एनए लगा दो, काम खत्म भाई। इसकी सेल ना दुगनी हो जाए तो आप मेरा नाम बदल देना, जो मर्जी है वो कर लो भाई। इसका ये 2 वेरिएंट अगर आ गए तो क्रेटा हो गई या ब्रीजा हो गई या 3XO ब्रीएक्सो जो चल रही है ना, ये उनको और तगड़े तरीके से कंपटीशन देगा, ये मैं श्योर हूं। 7वां पॉइंट, जिस पॉइंट की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वही पॉइंट है, इसी के पॉइंट के लिए मैंने आपको लास्ट में रोक के रखा था। ये जो 7वां पॉइंट है ना, ये इतना ज्यादा काम का पॉइंट है, लोग नहीं देखते भाई इसको, सीरियसली बता रहा हूँ। 7वां पॉइंट क्या है कि कंपनी ने ना, चलो जर्मन तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कंपनी ने इंडियंस को मद्देनजर रखते हुए ये कार लॉन्च करी, सस्ते में लॉन्च करी, जो कि कार दिखने में बहुत अच्छी है, सीरियसली बता रहा हूँ। कॉम्पैक्ट है, स्लिम है, नीट एंड क्लीन डिजाइन है, अंदर से भी दिखने में काफी बढ़िया लगती है। जो मैंने आपको इसके अंदर कॉन्स बताया वो चलो ठीक है, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि भाई है तो जर्मनी ना, आपको क्या लगता है सस्ती देके मारुति का टैग लग गया? थिंक अबाउट इट, है तो ये भाई जर्मनी ना। आपने 10-12 लाख की जितने की भी आ रही है, 12-13 लाख जितनी की भी आ रही है, आपने कार खरीद ली, कोई दिक्कत नहीं साहब, आपके बजट में आ गया, आपके खरीद, लेकिन भाई सर्विस कॉस्ट तो उतनी है ना जो एक जर्मन की होती है। आप ये भी तो देखो, इसके ब्रेक पैड मारुति से महंगे ही मिलेंगे, हालांकि मारुति से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, चलो छोड़ो, आपको इसके ब्रेक पैड टाटा महिंद्रा से भी महंगे मिलेंगे, क्लच प्लेट बहुत महंगी मिलेंगी, एसी फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, वाइपर के ब्लेड और शीशा, आपके मन में जो एसेसरीज आ रही है, जो पार्ट्स आ रहे हैं ना, वो सारे के पार्ट्स इन सभी जो कंपटीशन में, उन कंपटीशन से तो महंगे ही है ना भाई। ये तो एक तरीके से वही बात होगी कि आदमी ने रो पीट के राम का नाम लेके मर्सिडीज ले तो ली, अब जब सर्विस कराने जब पहुंचा तो पता पड़ा कि उसके ब्रेक पैड खत्म है, और जब ब्रेक पैड चेंज कराने की बारी आई और पूरी मेजर सर्विस की बारी आई, तो भाई वो जो बजट पहुंच गया वो 80-90 हजार पहुंच गया। वो तो सोचे अबे यार जी क्या हुआ यार, मैं तो सबसे सस्ती मर्सिडीज खरीदी थी ना, सबसे सस्ती मर्सिडीज खरीदी थी, लेकिन ये तो बहुत महंगी बैठ गई। तो दोस्तों यही तो गेम है, यही इसी पॉइंट की तो मैं आपसे बात कर रहा था, इसी गेम के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि भाई कार सस्ती है नो डाउट, लेकिन दोस्तों इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है, जो इसके पार्ट्स है, इंजन ऑयल, सारी की सारी चीजें जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, ये तो महंगे, आप इनको कहां नजरअंदाज करोगे। तो इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा था। तो जो लोग अगर अपने मन में इस भ्रम को लेके बैठे हैं कि भाई कार सस्ती है ले लो, तो उनको ये वाली चीज भी पता होनी चाहिए कि जब आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो आपको चार्ज जर्मन का लिया जाएगा, आपको चार्ज मारुति टाटा महिंद्रा वाला नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मेरे पास खुद मैंने स्पिनी से VW की एमियो परचेस करी है। मैं आगरा के सर्विस सेंटर में गया, क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मथुरा में अवेलेबल है नहीं है, मैं आगरा के सर्विस सेंटर पे गया तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई इसकी नॉर्मल सर्विस कितनी की होगी। वो बंदा बोलता सर आपकी नॉर्मल सर्विस बस 12,000 की होगी। मेरे चूतड़ घिस गए सुनते ही। 12,000 तो उसने ऐसे बोले कि मैं कितना बड़ा लखपति आदमी हूँ भाई, उसने 12,000 ऐसे ही बोल दिए। और बस मेरे से गलती ये होगी कि मैं उससे पूछना भूल गया कि 12,000 में करेगा क्या क्या। मैं जहां तक गलत नहीं हूँ, वो क्या उसमें वो गियर ऑयल चेंज करेगा? नहीं करेगा, वो उसमें कूलेंट को टॉप अप कर देगा, इंजन ऑयल डाल देगा, एसी फिल्टर और ये ऑयल फिल्टर को बदल देगा। 12,000 इट इज
टू एक्सपेंसिव, सच बता रहा हूँ, इट इज एक्सपेंसिव। वहीं आप किसी अदर सर्विस सेंटर को बोल लोगे ना तो 12,000 नहीं लगते दोस्तों। 2,500-3 हजार रुपए का इंजन ऑयल आ जाएगा, 500-600 रुपए या 700 रुपए का आपको ऑयल फिल्टर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे मालूम, मतलब 5,000 रुपए में आप सर्विस करा के आ जाओगे। इसकी सर्विस में आपको 2 टाइम्स का पैसा आपको देना पड़ेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इस 7वें पॉइंट के लिए कि भाई इसकी सर्विस कॉस्ट महंगी ही पड़ेगी, और कार सस्ती है लेकिन जो इसकी आफ्टर सेल सर्विस है, जितनी भी ये सारी की सारी चीज, ये आपको महंगी पड़ेगी, आपको जर्मन वाली प्योर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो लोग थोड़े से वैसे होते हैं, कंजूस होते हैं कि भाई कार खरीदने से मतलब रखते हैं, सर्विस कराने से मतलब नहीं रखते, आपसे हाथ जोड़ के विनती है आप इस कार से दूर रहें। बहुत बुरा लगेगा मेरी ये बात सुन के, आपसे हाथ जोड़ के विनती है इस कार से कृपया करके दूर रहे। कार से क्यों, इस ब्रांड से ही दूर रहे, क्यों, आप इसका झटका भाई नहीं झेल पाओगे। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मतलब एक मिडिल क्लास आदमी अगर इस माइंडसेट से रहता है कि भाई मैं इस कार को मारुति या टाटा या महिंद्रा की तरह चला लूंगा, ना भैया आप इसको नहीं चला सकते। अगर आपने चलाने की कोशिश करी तो अभी तो आपके 12,000 जा रहे हैं, बाद में 1,20,000 चले, बाद में 1,20,000 चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो यही मैं आपसे समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरा काफी ज्यादा पसंद आया होगा। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आपको मेरी कौन सी बात सच लगी, कौन सी बात गलत लगी। वैसे मैंने कोई भी बात गलत नहीं बोली है, मैं खुद इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा जानता हूं, इसीलिए मैं इस वाली बात को भाई बोल रहा हूं, ठीक है। आपको किसी और कार के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड चाहिए, मैं हूं ना, मुझे बोलो, मैं डिकोड करके ऐसा लाऊंगा कि आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।